तो चलिए, आज सिर्फ एक चुनावी नतीजे की बात नहीं करेंगे। हम उत्तराखंड के सोमेश्वर चलेंगे और वहां के एक चुनावी परिणाम की परतें खोलेंगे। मकसद ये समझना है कि एक आम वोटर की जिंदगी और उसके दिए हुए वोट के बीच का गहरा रिश्ता क्या है। हम चेहरों से आगे जाकर पैटर्न और सिस्टम को देखेंगे, ताकि ये समझ सकें कि एक जनादेश असल में बनता कैसे है। तो सबसे पहले आपको सोमेश्वर ले चलते हैं। ये हिमालय में बसी एक आरक्षित विधानसभा सीट है। यहाँ की राजनीति को आप यहाँ के भूगोल और समाज से अलग करके देख ही नहीं सकते। यहाँ की जो चुनौतियां हैं, यहाँ की जो उम्मीदें हैं, वो इन पहाड़ों की तरह ही बिल्कुल अलग और बहुत बड़ी हैं। आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इन 6 हिस्सों में होगी। हम जमीन की हकीकत को समझने से शुरू करेंगे और फिर एक ठोस एक्शन प्लान बनाने तक का सफर तय करेंगे। ये एक रणनीतिक यात्रा है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मुद्दे की तह तक चलते हैं। देखिए, राजनीति को अगर समझना है तो इसकी शुरुआत लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनके संघर्षों को समझने से ही होती है। क्योंकि वोट कोई डेटा पॉइंट नहीं है। वोट किसी के घर की रसोई से, किसी के खेत से और भविष्य की चिंताओं से निकलता है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। सोमेश्वर की आबादी में करीब 32% अनुसूचित जातियां हैं। ये एक आरक्षित सीट है और यह आंकड़ा हमें साफ साफ बताता है कि इस समुदाय की चिंताएं और उनकी उम्मीदें यहाँ की राजनीति के केंद्र में क्यों हैं। उनकी आवाज को नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। अब आते हैं यहाँ की शायद सबसे बड़ी मुश्किल पर, पानी। अल्मोड़ा क्षेत्र के 83% कुदरती झरने सूखने की कगार पर हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक संकट है जो हर घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सोचिए, यहाँ की महिलाएं हर हफ्ते पानी खरीदने पर मजबूर हैं। जब इतनी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती तो उसका असर सीधा वोट पर पड़ता है। पानी के बाद जो दूसरी चीज लोगों की जिंदगी रोक देती है वो हैं सड़कें। मानसून में कई गांव बाकी दुनिया से मानो कट ही जाते हैं। इसका सीधा मतलब है बच्चों के लिए स्कूल बंद, मरीजों के लिए अस्पताल बहुत दूर और किसानों के लिए बाजार तक पहुंचना नामुमकिन। तो ये सिर्फ कनेक्टिविटी का मुद्दा नहीं है, ये विकास के रुक जाने का मुद्दा है। और तीसरी और शायद सबसे गंभीर समस्या, बेरोजगारी। नौकरियों की भारी कमी के चलते यहाँ के नौजवान लगातार बाहर जा रहे हैं, गांव के गांव खाली हो रहे हैं। ये पलायन सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं है, ये एक सामाजिक संकट है जो इस पूरे समुदाय की नींव को अंदर से खोखला कर रहा है। ये एक लाइन इन सभी आंकड़ों के पीछे का जो दर्द है, जो भावना है, उसे बयां करती है। जब लोग पानी, सड़क और नौकरी जैसे बुनियादी मुद्दों से निराश हो जाते हैं तो ये उनकी उम्मीदों को भी सुखा देता है। ये समझना जरूरी है कि हर नागरिक की आवाज में एक गरिमा होती है और उनकी समस्याओं को पूरी गंभीरता से सुनना ही किसी भी सार्थक राजनीतिक संवाद का आधार होना चाहिए। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब देखते हैं कि इन बातों का वोट में क्या असर दिखा। अब हम 2022 के चुनावी नतीजों पर ध्यान देंगे। याद रखिए, ये संख्याएं सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये सोमेश्वर के लोगों की सामूहिक आवाज हैं। आइए इन नंबर्स के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। पहला नंबर जो आपको जानना चाहिए, 5293। ये 2022 के चुनाव में जीत का अंतर था। बीजेपी उम्मीदवार ने कांग्रेस उम्मीदवार को इतने ही वोटों से हराया था। राजनीति में हर एक वोट की कीमत होती है और ये नंबर हमें बताता है कि फैसला कितना करीबी हो सकता है। अब इसी नंबर को अगर हम प्रतिशत में देखें तो ये बनता है 10.54%। ये जीतने वाले और दूसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवार के बीच का फासला है। हाँ, ये एक बड़ा अंतर है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये कोई ऐसी दीवार नहीं है जिसे तोड़ा ना जा सके। सही रणनीति से इस चुनौती को पार किया जा सकता है। और ये है सबसे काम का नंबर, लगभग 6000। चुनावी समीकरण को बदलने के लिए इतने ही वोटों की जरूरत है। ये वोट कहां से आएंगे? या तो आप दूसरी पार्टी के वोटरों का मन बदलें या फिर उन लोगों को पोलिंग बूथ तक लाएं जो अब तक वोट ही नहीं देते। लक्ष्य बिल्कुल साफ है और उसे नापा जा सकता है। अब जरा इस पूरे डैशबोर्ड पर नजर डालिए। ये हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। कुल मतदाता हैं करीब 88,000, लेकिन वोट डालने कितने लोग आए? सिर्फ 56.63%। बीजेपी को 52% से ज्यादा वोट मिले और कांग्रेस को 41.55%। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा मौका उन 43% से ज्यादा वोटरों में छिपा है जो वोट देने आए ही नहीं। तो सवाल उठता है कि 2022 में ऐसा नतीजा आया क्यों? चलिए अब इसका विश्लेषण करते हैं। और हम किसी एक इंसान की बात नहीं करेंगे, हम सिस्टम की बात करेंगे। हम उन संगठनात्मक ताकतों, कमजोरियों और पुराने पैटर्न को देखेंगे जिन्होंने इस जनादेश को ये शक्ल दी। सिस्टम को समझना ही जीत की कुंजी है।
चलिए कांग्रेस के उम्मीदवार श्री राजेंद्र बाराकोटी के प्रोफाइल को समझते हैं। उनकी ताकत क्या थी और कहां कमी रह गई? उनकी ताकत थी उनकी साफ सुथरी छवि। वो जमीन से जुड़े थे, किसान थे और समाज में उन पर भरोसा था। लेकिन कमियां भी थीं। बूथ लेवल पर नेटवर्क बहुत मजबूत नहीं था, विकास के कामों का कोई बड़ा रिकॉर्ड नहीं था, और चुनाव में जो एक कहानी कहनी होती है वो थोड़ी कमजोर थी। ये साफ दिखाता है कि एक अच्छे इंसान और एक मजबूत पार्टी मशीनरी में क्या फर्क होता है। इस टाइमलाइन में एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न छिपा है। सोमेश्वर का वोटर किसी एक पार्टी का बंधुआ नहीं है, वो नतीजों पर वोट देता है। देखिए, 2012 में कांग्रेस का वोट शेयर गिरकर सिर्फ 22% रह गया था, लेकिन सिर्फ 5 साल बाद 2017 में ये दुगने से भी ज्यादा बढ़कर 47% हो गया। ये क्या बताता है? ये बताता है कि यहां के वोटर को वापस जीता जा सकता है अगर आप सही मुद्दों और सही रणनीति के साथ उनसे जुड़े। ये जो बार चार्ट आप देख रहे हैं, ये उसी कहानी को और साफ कर देता है। 2012 से 2017 के बीच कांग्रेस के वोट शेयर में वो जबरदस्त उछाल देखिए। ये हमें बताता है कि यहां एक बहुत बड़ा स्विंग वोटर है। स्विंग वोटर मतलब वो वोटर जो किसी एक पार्टी से बना नहीं है और अपने वोट से चुनाव का नतीजा पलट सकता है। 2022 में बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत की, लेकिन इतिहास गवाह है कि ये समीकरण बदल सकता है। असली लड़ाई इन्हीं स्विंग वोटर्स का भरोसा जीतने की है। तो ठीक है, हमने समस्या का विश्लेषण कर लिया, अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। ये एक स्पष्ट, जमीनी और 90 दिन की रणनीति का खाका है। इसका एक ही मकसद है, वोटरों के साथ दोबारा जुड़ना और टूटे हुए विश्वास को फिर से बनाना। याद रखिए, बिना रणनीति के मेहनत सिर्फ थकान देती है, नतीजा नहीं। इस प्लान के 3 बिल्कुल साफ चरण हैं। पहले 30 दिन सिर्फ और सिर्फ सुनना है, जमीन पर उतरकर लोगों की शिकायतें इकट्ठी करनी है। अगले 30 दिन उन शिकायतों के आधार पर एक्शन प्लान बनाकर लोगों तक पहुंचना है और संवाद करना है। और आखिरी 30 दिन पूरी ताकत बूथ लेवल पर लगाकर वोटरों को जुटाने और जीत पक्की करने के लिए है। ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, कोई हवाई बात नहीं। जमीन पर काम के साथ साथ आज के जमाने में डिजिटल संवाद भी उतना ही जरूरी है। व्हाट्सएप के जरिए हर गांव, हर मोहल्ले तक सीधा संदेश भेजना, स्थानीय मुद्दों पर छोटे असरदार वीडियो बनाना, और अगर कोई गलत सूचना फैलाई जा रही है तो तुरंत तथ्यों के साथ उसका जवाब देना। इससे एक तेज, विश्वसनीय और असरदार डिजिटल पहुंच बनती है। चुनाव जीतना एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। बहुत बार नेता और पार्टियां इसे ही मंजिल मान लेते हैं और बस वहीं से विश्वास टूटना शुरू हो जाता है। असली काम तो जीतने के बाद शुरू होता है। अब हम बात करेंगे कि एक असरदार शासन कैसे दिया जाए, क्योंकि राजनीतिक विश्वास की आखिरी नींव काम है, वादे नहीं। काम विश्वास पैदा करता है। तो देखिए, एक अच्छे शासन के ये 4 पिलर हैं, और ध्यान दीजिए, ये वही मुद्दे हैं जो हमने शुरू में देखे थे। नौकरियां, सड़कें और पानी। सिर्फ बातें नहीं, बल्कि ठोस प्लान, जैसे पर्यटन से स्थानीय युवाओं को रोजगार देना, हर मौसम में चलने वाली सड़कें बनाना, और साथ ही पेंशन जैसी कल्याणकारी योजनाओं को बिना किसी गड़बड़ी के लोगों तक पहुंचाना। इन सभी प्रक्रियाओं में नागरिकों की निजी जानकारी की गोपनीयता और सहमति को बनाए रखना एक अहम जिम्मेदारी है, जैसा कि भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी कहता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब नेतृत्व के एक नए मॉडल की जरूरत है। एक ऐसा मॉडल जो किसी व्यक्ति के करिश्मे से ज्यादा ठोस नतीजों पर ध्यान दे, जो व्यक्तिगत अपील से ज्यादा व्यवस्था बनाने और समाधान देने पर केंद्रित हो। नेता का काम समस्याओं को पहचानना और उन्हें हल करने के लिए एक सिस्टम बनाना है। प्रदर्शन ही असली पहचान है, बाकी सब कुछ वक्ती है। हम इस एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। यह सवाल उस सोच के बदलाव को दिखाता है जो लोगों पर आधारित नेतृत्व के लिए जरूरी है। राजनीति का असली मकसद क्या है? सिर्फ सत्ता हासिल करना या लोगों की समस्याओं को हल करके उनके जीवन को बेहतर बनाना? इसका जवाब ही भविष्य की दिशा तय करेगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042046102 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।